ये पार्किंसन डिजीज होता क्या हमारा, एक न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज होता है। न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज मतलब जिसमें न्यूरॉन की डिजेनरेशन हो। ये हमारी लेटर लाइफ में पाया जाता है, जो आपके एडवांस एज हो गई 45 के बाद हो गई, वो 50 के बाद हो गई, मेनली 55-60 के बीच में। ठीक है, इसके अंदर हमारी स्लोइंग ऑफ मूवमेंट देखी जाती है, जिसे हम ब्रेडिकाइनेसिया भी कहते हैं। जो हम इसके अंदर हमारी जो नर्व सेल होती है वो डैमेज हो जाती है ब्रेन की। ठीक है, जो हमारा कॉज करती है डोपामाइन लेवल को, जो हमारा ड्रॉप करा देती है, जिसकी वजह से हमारा बेसल गैंग्लिया भी इफेक्ट होता है, जो प्लानिंग एंड प्रोग्रामिंग ऑफ मूवमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो पार्किंसन के अंदर हमें ट्रेमर्स देखने के लिए मिलते हैं, रिजिडिटी। ट्रेमर्स आप कह सकते हैं जो इनवॉलेंट्री मूवमेंट हो रही है जो हाथ की, ये हाथ जो कांप रहा है, इसे ट्रेमर्स कहेंगे हम। ठीक है, इसके अंदर ज्यादातर पिल रोलिंग ट्रेमर देखा जाता है। ठीक है, इसके अंदर रिजिडिटी देखी जाती है, इनवॉलेंट्री टाइटनेस ऑफ मसल। सेकंड मोस्ट कॉमन न्यूरोडेजेनरेटिव डिजीज है एल्जाइमर्स के बाद। एल्जाइमर क्या होता है, जो हमारा सबसे ज्यादा प्रोग्रेसिव डिमेंशिया को कॉज करता है। ठीक है, कॉज होता है प्रोग्रेसिव डिमेंशिया का। डिमेंशिया मतलब आप जानती है, जैसे भूलने की बीमारी। और पार्किंसन के अंदर हमारे पेशेंट को क्या होएगा, लॉस ऑफ स्मेल होएगी, कॉन्स्टिपेशन होएगा, एक्सेसिव सलाइवेशन होएगा, सलाइवा ज्यादा निकलेगा, स्टूप पोस्चर होएगा, टर्टल लाइक जो पोस्चर होता है, फॉरवर्ड बेंडिंग जो हो जाती है, थोड़ी सी ऐसे करके झुका होएगा पेशेंट। उसमें स्लीप डिसफंक्शन होंगे, सोने में दिक्कत आएगी, मूड डिसऑर्डर होंगे, इरिटेटेड रहेगा बहुत ज्यादा पेशेंट, फ्रस्ट्रेटेड रहेगा, गुस्से में रहेगा, एंग्री रहेगा। जैसे होता है पहला है इडियोपैथिक। इडियोपैथिक जिसका हमें कोई कॉज नहीं पता, अननोन कॉज है। ठीक है, हमें कॉज नहीं पता। हेरिडेटरी मतलब जैसे किसी के पापा को है, किसी के दादा को है, तो हेरिडेटरी उससे जीन्स की वजह से उसमें हो सकता है, तो जेनेटिक भी हो सकता है, हेरिडेटरी भी हो सकता है। ठीक है, एडवांस एज जो हमारी हो गई अबव 60, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, तो लो एस्ट्रोजन जिसका लेवल होएगा उसको चांसेस ये हो सकते हैं, उसका कॉज हो सकता है पार्किंसन। पार्किंसन का एक कॉज ये हो सकता है। हेड इंजरी हो गया, हेड ट्रॉमा हो गया, सेम बात हो गई, उसकी वजह से हो सकता है। मेडिकेशन जैसे हमारी मिथाइल डोपा हो गई। ठीक है, और टॉक्सिन्स हमारी, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड, इन सब की वजह से पार्किंसन कॉज हो सकता है। तो पैथोफिजियोलॉजी के अंदर हमारा सबसे पहले क्या आ जाता है, डीजनरेशन ऑफ डोपामाइन प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन। डीजनरेशन हो जाती है डोपामाइन प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन सब्सटेंशिया निग्रा में, जो होता है हमारा मिड ब्रेन के। इसकी वजह से हमारे डिसरप्ट होता है नॉर्मल बैलेंस ऑफ डोपामाइन इन बेसल गैंग्लिया। बेसल गैंग्लिया में जो हमारा डोपामाइन लेवल जो होता है वो डिसरप्ट हो जाता है। ठीक है, इसकी वजह से हमारा जो एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट है उसके अंदर दिक्कत आती है, उसकी वजह से हमारा लॉस ऑफ मोटर कंट्रोल होता है, उसकी वजह से हमारे ट्रेमर्स आते हैं, रिजिडिटी होती है, एक्नीजिया होता है। मतलब उसके साइन एंड सिम्टम्स पेशेंट के अंदर हमें क्या क्या देखने के लिए मिलेगा। पेशेंट के अंदर हमें रिजिडिटी देखने के लिए मिलेगी, इनवॉलेंट्री मसल टोन जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। इसके अंदर हमें कॉगव्हील रिजिडिटी भी देखने के लिए मिलेगी, जर की मूवमेंट दिखेगी हमें पेशेंट के अंदर, हमें ट्रेमर दिखेंगे, पिल रोलिंग ट्रेमर्स दिखेंगे, लिप पे, जॉ पे, लोअर फेशियल मसल पे ट्रेमर देखने के लिए मिलेंगे, हेड में दिखेंगे, और स्लीपिंग टाइम पे नहीं दिखेंगे हमें। ठीक है, एक्नीजिया दिखेगा हमें, लॉस ऑफ फिजिकल मूवमेंट दिखेगी, फ्रीजिंग दिखेगी हमें पेशेंट के अंदर, ब्रैडिकाइनेसिया दिखेगी, मतलब डिफिकल्टी इनिशिएटिंग मूवमेंट दिखेगी हमें, पोस्चरल इम्बैलेंस दिखेगा, जिससे हमें गेट पैटर्न में दिक्कत दिखेगी, और पोस्चर में दिक्कत दिखेगी, स्टूप पोस्चर दिखेगी जैसे में, स्पीच प्रॉब्लम दिखेगी, जैसे स्लर्ड और मफर्ड स्पीच दिखेगी हमें इसके अंदर पेशेंट के अंदर। ठीक है, हमें विजुअल प्रॉब्लम दिखेगी, जैसे डिप्लोपिया, दो दो विजन दिख रहा है पेशेंट को और देखने में दिक्कतें आ रही है। ठीक है, हैंडराइटिंग जो पेशेंट की है वो बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, आप उसे लिखाओगे तो बहुत ज्यादा छोटी हो जाएगी। सेक्सुअल डिजायर पेशेंट की बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। डिमेंशिया भी हो सकता है पेशेंट को। ठीक है, साइन सिम्टम। ठीक है, और कॉन्स्टिपेशन दिखेगा हमें पेशेंट के अंदर, ड्रूलिंग दिखेगी, एक्सेसिव सलाइवेशन जिसे आप कहते हो, ड्रूलिंग दिखेगी, यूरिनरी इन अर्जेंसी और स्ट्रेस। तो आप मतलब इसे कह सकते हैं एकदम से यूरिन पास करने की इच्छा, एकदम से पेशेंट को यूरिनरी अर्जेंसी आ जाएगी, एकदम से स्ट्रेस होगा उसे कि आई वांट टू वॉइड। ओके, डिस्फेजिया दिखेगा, सॉलोइंग प्रॉब्लम दिखेगी। ठीक है, एंकल स्वेलिंग। डायग्नोसिस में हम डायग्नोस करेंगे पेशेंट की, हम सबसे पहले हैंडराइटिंग देखेंगे, हैंडराइटिंग सैंपल्स लेंगे कि पेशेंट की हैंडराइटिंग छोटी तो नहीं हो रही है, उसका स्पीच एनालिसिस चेक करेंगे कि स्लर्ड या मफर्ड स्पीच तो नहीं आ रही है। फिजिकल एग्जामिनेशन हम उसका करेंगे पेशेंट का कि उसको रिजिडिटी तो नहीं है, ट्रेमर्स तो नहीं है, ब्रेडिकाइनेसिया वगैरह तो नहीं है, दिक्कत तो नहीं आ रही मूवमेंट इनिशिएट करने में। फिर हम उसकी मेडिकल हिस्ट्री चेक करेंगे कि पिछला उससे कुछ ऐसा तो कुछ नहीं है जिसकी वजह से उसे पार्किंसन हुआ हो डायग्नोसिस के लिए। ठीक है, फिर उसकी विजुअल ऑब्जर्वेशन कराएंगे हम, उसका सीटी और एमआरआई कराएंगे हेड का, सेकेंडरी कॉज पता करने के लिए पार्किंसन का।
पीईटी स्कैन कराएंगे इवेल्युएट करने के लिए लीवोडोपा की अपटेक्स। पार्किंसन डायग्नोसिस के लिए दूसरा तरीका है हमारा हॉर्न एंड यार स्केल। इसकी 5 स्टेजेस होती है। स्टेज 1 के अंदर यूनिलेटरल इन्वॉल्वमेंट होगी पेशेंट की, एक हाथ के अंदर ही ट्रेमर आएंगे, रिजिडिटी मिलेगी और बहुत सारी चीजें। स्टेज 2 के अंदर हमारी बायलेटरल इन्वॉल्वमेंट मिलेगी, लेकिन कोई बैलेंस इंपेयर्ड नहीं होगा, बैलेंस में हमारी कोई दिक्कत नहीं आएगी। स्टेज 3 के अंदर हमें पोस्चरल इंस्टेबिलिटी मिलेगी पेशेंट के अंदर। स्टेज 4 के अंदर हमारा पेशेंट वॉक कर पाएगा और स्टैंड हो पाएगा अनअसिस्टेड, मतलब बिना किसी की हेल्प के, ठीक है। स्टेज 5 के अंदर हमारा पेशेंट व्हील चेयर पे आ जाएगा और बेड रिडन हो जाएगा, तब तक उसे हम कोई एड नहीं देंगे जैसे वॉकर, और कोई सपोर्ट नहीं देंगे उठने के लिए। अब आ जाते हैं हम पार्किंसन के ट्रीटमेंट पे। ट्रीटमेंट में सबसे पहले हम देंगे फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट। फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट में हमारा क्या हो जाएगा, हम कंसल्ट करेंगे न्यूरोलॉजिस्ट को। सेकंड आ जाएगा हमारा मेडिकेशंस। मेडिकेशन में हम सबसे पहले दे सकते हैं लीवोडोपा। लीवोडोपा बहुत अच्छा काम करती है पार्किंसन के केस में, लेकिन पार्किंसन के केस में अगर हम लीवोडोपा बहुत ज्यादा टाइम तक के लिए देते हैं तो पेशेंट उसे रेजिस्टेंस हो जाता है, रेजिस्टेंस क्रिएट कर लेता है वो अपनी बॉडी के अंदर, मतलब उस पर और ज्यादा असर नहीं करती लीवोडोपा, तो हमें और ज्यादा डोज बढ़ानी पड़ती है। लीवोडोपा के अंदर 2 फेज होते हैं, एक ऑन फेज होता है, एक ऑफ फेज होता है। ऑन फेज के अंदर मतलब हमारी लीवोडोपा उस टाइम पे चल रही है, जैसे ही उसका असर खत्म होएगा ऑफ फेज स्टार्ट हो जाएगा। साइनामेट्स दे सकते हैं हम, एमेंटाडाइंस दे सकते हैं, मोनोएमाइन ऑक्सीडाइज्ड इनहिबिटर्स दे सकते हैं। फिर आ जाता है हमारा सर्जिकल ट्रीटमेंट। सर्जिकल ट्रीटमेंट में हम सबसे पहले थैलेक्टोमी कर सकते हैं। थैलेक्टोमी में हम सर्जिकल प्रोसेस करेंगे, थैलेमस के अंदर स्मॉल सेल्स की डिस्ट्रक्शन कर देंगे थैलेमस के अंदर, ठीक है। फिर हम पैलेडेक्टोमी भी कर सकते हैं, इंटरनल ग्लोबस पैलेडिस में स्मॉल ग्रुप की डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं। फिर सबसे ऊपर हमारा आ जाता है डीबीएस, डीप ब्रेन स्टिमुलेशन। डीप ब्रेन स्टिमुलेशन हम किस लिए करते हैं, ट्रेमर को कंट्रोल करने के लिए, इनवॉलेंट्री मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए। इसके अंदर ही हमारा सर्जिकल प्रोसेस होता है। इसके अंदर हम इलेक्ट्रोड प्लेस करते हैं ब्रेन के कुछ एरिया में और कॉलर बोन के कुछ एरिया में, जिसके उनकी इलेक्ट्रोड्स की लाइफ होती है 5 to 7 ईयर से बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। और क्या कहते हैं, लोकल एनेस्थीसिया के अंडर भी हम कर सकते हैं, तो ये बहुत एक अच्छा सर्जिकल ट्रीटमेंट माना जाता है डीबीएस, और मेनली यही यूज करा जाता है आज के टाइम पे भी, डीप ब्रेन स्टिमुलेशन। फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट के अंदर हमारा क्या क्या आ जाता है, सबसे पहले हम पेशेंट की असेसमेंट करेंगे, मोटर और सेंसरी एग्जामिनेशन करेंगे पेशेंट की, ऑब्जर्व करेंगे पेशेंट को, पैल्पेशन के थ्रू पेशेंट की असेसमेंट करेंगे, उसको देखेंगे उसको क्या क्या चीजें हैं, जैसे रिजिडिटी हो गई, मसल टाइटनेस हो गई, मसल टोन इंक्रीज मिल गई। तो हमारे फिजियोथेरेपी के एम के क्या क्या होते हैं, इंक्रीज रेंज ऑफ मोशन, साइकोलॉजिकल सपोर्ट बढ़ाना पेशेंट को, मेंटली स्टेबल करना, उसे क्या कहते हैं मसल स्ट्रेंथ इंक्रीज करना, जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज करना, फिजिकल फिटनेस इंप्रूव करना, रिजिडिटी को डिक्रीज करना, और गेट पैटर्न इंप्रूव करना, और क्या कहते हैं करेक्ट करना पोस्चर, और क्या कहते हैं कॉन्ट्रैक्चर्स को बनने से रोकना। एक्सरसाइजेस हम क्या क्या दे सकते हैं, पीएनएफ दे सकते हैं, स्ट्रेचिंग दे सकते हैं, रेजिस्टेड एक्सरसाइजेस दे सकते हैं, बैलेंस ट्रेनिंग हम पेशेंट की करा सकते हैं, मिरर एक्सरसाइजेस करा सकते हैं, कार्डियोपल्मोनरी एक्सरसाइजेस करा सकते हैं, एज वेल एज डांसिंग भी हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, मतलब पेशेंट को बता सकते हैं कि ये वो कर सकता है। धन्यवाद।